हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और दिख रहा होगा आपको, आप देख रहे होंगे डैशबोर्ड पर। द नेम ऑफ द टॉपिक इज डिमांड एंड रिकवरी अंडर द जीएसटी सिस्टम। जीएसटी सिस्टम में ये डिमांड एंड रिकवरी का क्या प्रोविजन है? हर एक बंदा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, इस पर्टिकुलर टॉपिक में फंसता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बात करें तो हर एक बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है। 24 घंटे उसके दिमाग पर एक बोझ बना रहता है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए जिसके कारण डिमांड ना जनरेट हो जाए, उसकी रिकवरी के प्रोविजंस ना इनिशिएट हो जाएं। तो उसके लिए आपको सेक्शन 73 74, दीज टू सेक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिमांड पर्पसेस। उनकी रिकवरी कैसे होती है देखेंगे, लेकिन देखिए ना, रिकवरी ऑफ टैक्स सेक्शन 79 में आएगा। टोटल मिलाकर के आपके सेक्शन 72 से 73 से लेकर 84 तक के प्रोविजंस हैं। एंड इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रूल्स, देन दे आर रूल्स फ्रॉम रूल नंबर 142 टू 161। और उसमें भी ना बहुत तामझाम है बीच में, देखिए ना। रूल नंबर 142A, रूल नंबर 144A, ये भी एक इंट्रूडर की तरह काम करते हैं। फिलहाल हम लोग को जो मेन टॉपिक पढ़ना है, दैट इज योर सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। आज तक कई बार मैंने कई प्रोविजंस में बीच बीच में मैंने नाम लिया होगा। सेक्शन 73 74 के हिसाब से डिमांड और सेक्शन 50 के हिसाब से इंटरेस्ट, कई बार नाम लिया होगा। आज आपका वो जो डाउट चल रहा था पिछले काफी समय से सेक्शन 73 74 को लेकर, दैट वुड बी क्लियर। जरा देखते हैं क्या है सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। हम अगर बात करें सेक्शन 73 की, तो ये कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, क्या बात करता है? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड। मेरी बात समझे, चलिए इसको भी मारिए गोली। हम जो पहले बात करने जा रहे हैं, पहले तो हम आपको दोनों सेक्शंस में डिफरेंस बता दें। इसमें भी डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स है, इसमें भी डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स है। सेक्शन 73 talks about the determination of tax, as well as section 74 talks about the determination of tax. But in what circumstances section 73 applies and under what circumstances section 74 applies? कहता है कि अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई गलती जानबूझ करके नहीं की और कुछ फैक्ट्स जानबूझकर नहीं छुपाए, यानी आपका इंटेंशन गलती करने का नहीं था, you were very much clear about your intention and you were not interested to do any type of tax evasion or fraud or giving misstatements or factual wrong information to the government, or you can say the suppression of the fact. तो आपका अगर ऐसा इंटेंशन नहीं है, देन सेक्शन 73 विल अप्लाई। अदरवाइज इफ देयर इज सच टाइप ऑफ इंटेंशन टू डू फ्रॉड, टू मिस इन्फॉर्म टू द गवर्नमेंट और द सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स नोइंगली, अगर इस तरह डेलिबरेटली और नोइंगली अगर इस तरह का कुछ है, तो आपके ऊपर लग जाएगा सेक्शन 74। यानी अगर मैं बात करूं फ्रॉड का केस नहीं है, जानबूझकर नहीं किया गया, इंफॉर्मेशन नहीं छुपाई गई, जानबूझकर अनजाने में हुआ है, तो सेक्शन 73 अप्लाई होगा। अदरवाइज सेक्शन 74 अप्लाई होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स से रिलेटेड कुछ नॉर्मल प्रोविजंस हैं, वो सेक्शन 75 में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी जो हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 73, लेकिन उसको भी पढ़ने से पहले जब जरा हम डिमांड के बारे में कुछ बेसिक चीजों को जान लें। डिमांड अंडर जीएसटी एंड द रिकवरी प्रोविजंस विल बी इनिशिएटेड इफ देयर इज अ फेल्यूर टू पे टैक्स इन कंप्लायंस विद द जीएसटी लॉज। जीएसटी इज पेबल ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। सर, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं ना कि जीएसटी जो होता है वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर होता है। वी आर द ऑनेस्ट टैक्स पेयर दैट गवर्नमेंट एज्यूम्स। गवर्नमेंट एज्यूम करती है कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो बहुत ऑनेस्ट हैं, वो सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर हमको सही सही टैक्स देंगे। तो पहली लाइन तो ये है। लेकिन इफ द एसएससी पेज द टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट करेक्टली, देन देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। बट देयर वुड बी अ प्रॉब्लम इफ ही or she or it pays a short payment of tax or wrong utilization of ITC,
then the GST authorities will initiate demand and recovery provisions against the SSC. That's it. यानी कितना क्लियर कंसेप्ट है तो बहुत दिखने में आसान कि भाई अगर आपने कोई गलती नहीं की, सारी चीजें सही सही फाइल की, तो आपके ऊपर डिमांड एंड रिकवरी के कोई प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने कम टैक्स का पेमेंट किया है या आईटीसी का गलत यूटिलाइजेशन किया है तो उस केस में आपके ऊपर डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस इनिशिएट हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर फ्रॉड का केस नहीं है तो सेक्शन 73, और अगर फ्रॉड का केस है तो सेक्शन 74। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं बेसिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सेक्शन 73 और 74 पर जाने से पहले। ढंग से सुनेंगे। शो कॉज नोटिस दोनों में दिया जाता है। जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है नो फ्रॉड के केस में 3 इयर्स है और फ्रॉड के केस में 5 इयर्स है। फ्रॉड नहीं होने के केस में 3 इयर्स तक आपको नोटिस जा सकती है, शो कॉज नोटिस, और फ्रॉड होने के केस में 5 साल तक का प्रोविजंस रखा गया है। कब से? आखिर ये 3 साल और 5 साल कब से? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, from the due date of filing the annual return for the year to which the demand relate or the date of refund. Okay. यानी 3 साल कब से काउंट किए जाएंगे या 5 साल कब से काउंट किए जाएंगे? जब आपकी ड्यू डेट थी, जिस साल से कंसर्न है ऐसा टैक्स इवेजन जानबूझकर या नोइंगली और अननोइंगली, उस साल की ड्यू डेट, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट के बाद 3 साल या 5 साल, 3 साल या 5 साल, 3 साल या 5 साल, दैट्स इट। तो टाइम लिमिट क्या है शो कॉज नोटिस की? कम से कम 3 महीने पहले तो आपको भेज ही देनी है 3 साल खत्म होने के। यानी ये 3 साल खत्म हो रहा है, उसके कम से कम 3 महीने पहले शो कॉज नोटिस चली जानी चाहिए और 6 महीने पहले ये चली जानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट जो दी गई है डिमांड के लिए वो 3 साल या 5 साल का प्रोविजन है। 3 साल या 5 साल का प्रोविजन दिया गया इन टोटलिटी। यानी कि अगर आपका फ्रॉड का केस नहीं है तो 3 साल, उस ड्यू डेट से जब आपकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है उस समय से 3 साल, एंड दैट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट। इसके बाहर तो आपके ऊपर नोटिस भी नहीं आ सकते, और नोटिस 3 महीने पहले देनी है। कब से? अरे ऐसा असेसमेंट होने के पहले से। ऐसा असेसमेंट कब हो सकता है? फाइनल ऑर्डर कब आ सकता है? असेसमेंट मींस फाइनल ऑर्डर कब हो सकता है? अरे सर 3 साल तक फाइनल ऑर्डर हो सकता है। तो 3 साल खत्म होने के 3 महीने पहले तक तो नोटिस इशू हो जानी चाहिए, शो कॉज नोटिस, तभी वो ऑर्डर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो कहा गया 3 मंथ्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स, 6 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको कुछ डाउट है तो मैंने कहा 31st दिसंबर इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। इसके बाद 3 साल और ऐड कर लें अगर फ्रॉड का केस नहीं है तो। मान लेते हैं ये 22, तो इसका मतलब जो फाइनल डेट हमारे सामने आई 31 दिसंबर 25, ये फाइनल डेट ऑफ ऑर्डर है, फाइनल डेट ऑफ ऑर्डर है। इसके बाहर तो ऑर्डर जा भी नहीं सकता डिमांड का, लेकिन जो नोटिस हो सकती है ना इसके 3 महीने पहले, यानी बाय 30 सितंबर 2025 तक ये जा सकती है नोटिस। यानी शो कॉज नोटिस इश्यू करने का 31 दिसंबर की जो ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न, उसका 30 सितंबर 2025 तक जा सकता है। ठीक है, हाँ या ना? और इसी तरह 5 साल वाला है अगर फ्रॉड का केस है तो, ठीक, और वहां पर 6 महीने पहले तक जा सकता है। पेनाल्टी क्या है वो बाद में देखेंगे। 10% ऑफ द टैक्स डिटरमाइंड और 25% ऑफ टैक्स डिटरमाइंड रेस्पेक्टिवली। सेक्शन 73 में अगर कोई टैक्स डिटरमाइन होता है तो उसका 10%, और अगर सेक्शन 74 में कोई टैक्स डिटरमाइन होता है तो उसका 25% आपकी पेनाल्टी लगेगी। मैं आपके साथ ये कोई चीज डिस्कस नहीं करने जा रहा, मैं सीधे आपको ले चल रहा हूं। जानते हैं कहां? यहां। आज हम आपको केवल और केवल बेयर एक्ट का प्रोविजन पढ़ाएंगे। ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बेयर एक्ट कितना देखने में आसान लगता है, और नहीं सर आप उल्टा बोल रहे हैं ना, बिल्कुल आसान नहीं लगता। व्हेन वी गो थ्रू विद द बेयर एक्ट, इट गिव्स अस अ
toughest language means it is not possible for us to understand the language easily. एक लेमैन के लिए बहुत टफ लैंग्वेज होती है, कई बार कॉमा कॉमा बीच बीच में आ जाता है और एक सेंटेंस जो होता है वो 10 to 15 लाइंस का होता है, तो इट क्रिएट्स अ हेडेक टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, क्योंकि बेयर एक्ट को रीड करना एक आर्ट है, ठीक है ना। उसको आप सीखेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं अभी जो आपको डिस्कस कराने जा रहा हूँ दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 73 आउट फ्रॉम द बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट से हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, और एक बार जब ये पूरा प्रोविजन समझ में आ जाएगा आपको, उसके सेक्शंस, उसके सब सेक्शंस, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, जब हम उसको एनालाइज करेंगे, सोचिए एनालिसिस के लिए पूरे 2 से 3 पेजेस हैं, और ये हम लोग आज बिल्कुल नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे जब आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज को कंप्लीटली इस चीज को गो थ्रू करके आएंगे उसके बाद। सेट क्लियर। सेक्शन 73 क्या कहता है? ये कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स वेयर टैक्स नॉट पेड, short paid or erroneously refunded or ITC wrongly availed or utilized for any reason other than fraud or willful misstatement or suppression of the fact। यानी अगर suppression of the fact है, willful misstatement है या fraud का केस है और वहां पर टैक्स नहीं दिया गया है, कम दिया गया है, या फिर यूटिलाइजेशन कर लिया गया है गलत तरीके से ITC का, तो ये वो केसेस हैं जब आपके ऊपर सेक्शन 73 लगता है और वहां पर फ्रॉड का केस नहीं है, ठीक है ना, फॉर एनी रीजन अदर देन फ्रॉड एक्सेट्रा, तो सेक्शन 73 अप्लाई होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रॉपर ऑफिसर होगा उसको लगना चाहिए, वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट एनी टैक्स हैज नॉट बीन पे और शॉर्ट पेड और erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilized, हाँ या ना, other than reason of fraud, बता दिया आपको। he shall serve a notice, यानी सबसे पहला काम होता है एक नोटिस सर्व करना। तो आखिर फर्स्ट पार्ट कहता क्या है सर? फर्स्ट पार्ट कहता है, ढंग से सुनेंगे, फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूं, कि जहां पर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि फ्रॉड का केस नहीं है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, विलफुल स्टेटमेंट्स नहीं, और टैक्स नहीं पे किया गया है, कम पे किया गया है, या फिर आईटीसी का गलत यूटिलाइजेशन किया गया है, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर एक शो कॉज नोटिस इश्यू करता है और उसमें पूछता है, रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज एज टू व्हाई ही शुड नॉट पे द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस अलोंग विद द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एंड पेनाल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बात कर रहे हैं वो टैक्स की, इंटरेस्ट की और पेनाल्टी की, हम तीनों की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? तीनों की बात कर रहे हैं, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी। तो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी आप क्यों न पे कर दें? जो आपका नोटिस में लिखा हुआ अमाउंट है, शो कॉज नोटिस में लिखा हुआ अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट है टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी का, आप क्यों ना इसको पे कर दें अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। दिस इज नोन एज कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस। इज इट क्लियर? तो ये पहला पॉइंट था और बहुत ही आसान था। हाँ, फ्रॉड का केस नहीं होना चाहिए, मिस स्टेटमेंट का सिस्टम नहीं होना चाहिए, या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो नोटिस इश्यू होती है ना, 3 महीने पहले होती है, ऑर्डर दिए जाने के पहले। तो अब मैंने अभी आपको आते ही जो मैंने वो 3 मंथ्स और 6 मंथ समझाया था, अब समझ में आ रहा है मैंने वो पहले क्यों पिक किया था, कि जो फाइनल ऑर्डर होता है उस फाइनल ऑर्डर के दिए जाने के जस्ट 3 महीने पहले तक ये नोटिस जा सकती है। तो ऑर्डर कब तक दिया जा सकता है? दैट इज गिवन अंडर सब सेक्शन 10। तो सब सेक्शन 10 कहता है कि ऑर्डर देने के लिए जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो है 3 साल, जहां पर फ्रॉड का केस नहीं है। From the due date for furnishing the annual return for the financial year to which the tax not paid, short paid or misutilization of the ITC or within 3 years from the date of the refund। तो इन 3 साल के
खत्म होने, ये ऑर्डर कब दे सकता है? जिस समय ड्यू डेट है रिटर्न फाइनल करने, एनुअल रिटर्न फाइनल की जो ड्यू डेट है वहां से 3 साल के अंदर अंदर ऑर्डर दिया जा सकता है। और 3 साल के अंदर अंदर जो ऑर्डर दे रहे हैं उस ऑर्डर की डेट से 3 महीने पहले कम से कम हम नोटिस इश्यू करेंगे। यानी ऐसा नहीं है आज नोटिस इश्यू करो कल, हम 3 महीने पहले तक उसको एक समझ सकते हैं कि हम उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे रहे हैं। ऐसा नहीं आज नोटिस कल ऑर्डर ना, ऐसा नहीं। तो ये टाइम लिमिट आपको दी हुई है, यहां 3 साल का पूरा टाइम है। तो ये भी चीज समझ में आई? यस सर, बिल्कुल समझ में आई। वेयर अ नोटिस हैज बीन इश्यूड, अब एक बात आती है, अगर हमने कोई नोटिस इश्यू कर दी है जो अभी मैंने आपको बताई शो कॉज नोटिस, द प्रॉपर ऑफिसर में सर्व अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड और रॉन्गली रिफंडेड और आईटीसी मिस यूटिलाइजेशन फॉर सच पीरियड। अगर प्रॉपर ऑफिसर जब 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 वो नोटिस दे चुका है ऊपर वाली, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर को लगता है, दिखता है कि कुछ और पीरियड्स में या किसी और पीरियड में या ड्यूरेशन में ऐसी गलती और हुई है सेम इसी तरह की, फिर से कान खोलकर सुन लें। मैंने कहा मैं असेसिंग ऑफिसर हूं, मुझे आपके ऊपर शो कॉज नोटिस देना है क्योंकि आपने फ्रॉड तो नहीं किया। सेक्शन 73 में मैं आपको नोटिस दूंगा क्योंकि आपने टैक्स नहीं पे किया, कम पे किया, या गलती से रिफंड ले लिया, या गलती से आपने मिस यूटिलाइजेशन कर लिया आईटीसी का। तो उस केस में हम आपको एक शो कॉज नोटिस देंगे सेक्शन 73 में, और इसकी नोटिस देने की पीरियड है ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर दिए जाने के 3 महीने पहले तक हम ये नोटिस दे सकते हैं। अच्छा, फाइनल ऑर्डर का क्या समय है? मैक्सिमम 3 साल है, उसके बाहर नहीं जा सकते। 3 साल कब से? रिफंड की डेट से 3 साल, या फिर एनुअल रिटर्न फाइल किए जाने की ड्यू डेट से 3 साल। दैट्स इट। अच्छा, मान लीजिए मैंने आपको ऊपर कोई नोटिस इशू कर ही दी और उसके बाद असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि किसी और भी पीरियड या पीरियड्स में ऐसा कोई गलती हुआ है सेम इसी तरह का, तो वो आपके ऊपर एक स्टेटमेंट सर्व कर सकता है। वर्ड क्या यूज किया गया है? मे सर्व अ स्टेटमेंट, जिसमें इस तरह के टैक्सेस जो नॉट पेड हैं, शॉर्ट पेड हैं, रिफंड रॉन्गली हो गए, या मिस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, उसके सारी डिटेल्स के साथ आपको एक स्टेटमेंट सर्व कर सकता है। इट इज ऑफ नो यूज टू इशू अ सेपरेट नोटिस फॉर दैट अगेन। आपको ऊपर दोबारा वो नोटिस इशू नहीं करेगा बल्कि एक स्टेटमेंट सर्व करेगा, अलग से कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? पक्की बात? हाँ। द सर्विस ऑफ सच स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जब आपको दे दिया जाता है बाकी किसी और पीरियड या पीरियड्स का, तो मान लिया जाएगा कि ये नोटिस का ही काम कर रहा है। डीम्ड टू बी द सर्विस ऑफ नोटिस ऑन सच पर्सन, जो ऊपर मैंने दिया है किसके ऊपर, जिसने ऐसी गलती की है, फलाना दिमाग का। ठीक है, लेकिन अब यहां पर फिर मैं रुकता हूं। मैं फिर रुका और मैंने आपको समझाया। क्या समझाया? मैंने आपको ये बोला कि जो वो प्रॉपर ऑफिसर है ना, जब नोटिस इश्यू करता है तो उस नोटिस को भी इश्यू करने के पहले वो रूल 142(1)A के प्रोविजन को फॉलो करेगा। उधर मैं डायरेक्ट बताता तो थोड़ा कंफ्यूजन होता। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू पर्टिकुलर सेक्शन 73 का सबसेक्शन 5, हम आपको पहले 142 रूल नंबर 142(1)A पहले बता देते हैं। ये बोलता है कि नोटिस सर्व करने से पहले, ठीक, प्रॉपर ऑफिसर कम्युनिकेट करेगा डिटेल्स टैक्स की, इंटरेस्ट की और पेनाल्टी की। DRC 01A में, मेरी बात समझ में आई? नहीं सर। DRC 01A में अब आपके पास, DRC का मतलब होता है डिमांड एंड रिकवरी फॉर्म। DRC का शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है डिमांड एंड रिकवरी फॉर्म्स। तो 01A, देखो ना, जैसा नाम है वैसा काम है। तो 142 रूल जो है उसका
सब रूल 1A यही बोलता है कि आपको एक नोटिस इशू करने के पहले असेसिंग ऑफिसर आपको एक DRC 01A का फॉर्म भर करके देगा, यानी कि कम्युनिकेट करेगा वो आपसे ऐसे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी के बारे में जो उसने डिटरमाइन किया है, जो उसको लगता है कि ऐसा टैक्स नॉट पेड है, शॉर्ट पेड है, एररनेसली रिफंडेड है या फिर मिस यूटिलाइजेशन ऑफ ITC है, तो वो डिटेल आपके साथ साझा करेगा, कम्युनिकेट करेगा, आपको बताएगा। यानी कहने का नोटिस इशू करने के पहले भी आपको एक मौका दिया जा रहा है कि भाई संभल जाओ, अगर आप पेमेंट कर सकते हो तो कर दो, नोटिस इशू करने की जरूरत ना पड़े तो ज्यादा सही है। मेरी बात समझ में आई? तो ये एक अजीब बात लग रही होगी, सर सामने वाला नोटिस इशू नहीं कर रहा, नोटिस के बदले वो हमें कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू DRC 01A के तहत कि आपके ऊपर हमने ये टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी डिटरमाइन की है इस ड्यूरेशन की। अब बात समझ में आई? यानी बिफोर इशूइंग ऑफ द नोटिस। अच्छा, अब आते हैं सबसेक्शन 5 की बात करते हैं, सेक्शन 73 में। द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स में बिफोर सर्विस ऑफ द नोटिस एज द केस में विद द स्टेटमेंट पे द अमाउंट ऑफ टैक्स। अब जो आपके ऊपर सर्विस किया गया है, वो कम्युनिकेशन किया गया DRC 01A में, तो अब आपके ऊपर है कि भैया नोटिस ना आ जाए, नोटिस ना आ जाए, भैया नोटिस ना आ जाए, क्योंकि अब आपको मालूम है कि अगर मैंने इस कम्युनिकेशन का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो नोटिस तो आनी ही आनी है। तो उस केस में हमें मालूम है DRC 01A एक कम्युनिकेशन किया गया है मेरे साथ कि मौका है आपको कि आप इस टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी से अगर एग्री होते हैं, मैंने वर्ड जो यूज किया ढंग से सुनिए, अगर आप इस टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी से एग्री होते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती, तो आप इस टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी को पे ऑफ कर दें। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान है। तो अगर ऐसा पर्सन जिसके ऊपर ऐसा कम्युनिकेशन किया गया, अगर वो पेमेंट कर देता है तो अच्छी बात है, और उसके ऊपर फिर जो नोटिस इशू नहीं की जाएगी। अगर वो पेमेंट कर देता है तो ऐसा नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। या फिर अगर सामने वाला कहता है, मैं तो एसेसिंग प्रॉपर ऑफिसर हूं, सामने वाला एसएससी कहता है, पर्सन कहता है कि भाई आपने ना मेरे ऊपर 1 लाख का डिमांड जनरेट किया, मैं 40,000 रुपए पे ऑफ करूंगा बिकॉज आई एम एग्री विद दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो 40,000 अगर सामने वाला पे कर देता है तो अब जो नोटिस इश्यू होगा टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60,000। मेरी बात समझ में आई? द प्रॉपर ऑफिसर ऑन रिसीट ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल नॉट सर्व एनी नोटिस as the case may be the statement in respect of the tax so paid, penalty payable and the interest. Okay, interest where the proper officer is of the opinion that the amount paid, अब जो आपने पे किया वो पूरा नहीं किया, 40,000 पेमेंट किया, तो 60,000 का क्या, तो falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice in respect of such amount which falls short of the amount actually payable। मेरी बात समझिए? तो 60,000 के लिए मैं अब आपके ऊपर नोटिस इशू करूंगा, शो कॉज नोटिस इशू करूंगा, सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अब आपके पास नोटिस इशू हो गई तो अब आपके पास फिर जिम्मेदारी आ गई, भैया अब आपके पास 30 दिन का समय है। कितने दिन का समय दिया गया? 30 डेज। तो जिस पर्सन के ऊपर ऐसा नोटिस इशू किया गया है, pays the said tax along with the interest within, यहां पेनाल्टी की बात नहीं की जा रही, within 30 days of the issue of show cause notice, no penalty shall be payable and all the proceedings shall be deemed to be the concluded। That's it। जहां अकाउंट ओपन हुआ था वो अकाउंट बंद हो जाएगा अगर आप उस नोटिस के 30 दिनों के अंदर अंदर वो इंटरेस्ट और टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं, तो आपके ऊपर फिर पेनाल्टी लगेगी ही नहीं। मेरी बात, उम्मीद करते हैं ये चीज़ बहुत आसानी के साथ समझ में आई होगी और कहानी अब बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हम आपको बताना क्या। देखिए ना, सेक्शन कितना आसान था, लेकिन जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो दिमाग की हवाइयाँ निकलने लगेंगी थोड़ी बहुत।
The proper officer shall, after considering the representation if made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty equivalent to 10% of the tax or 10,000 whichever is higher, फलाना एंड डिमाका। अगर आप 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं, अगर आप 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं, तो असेसिंग जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो टैक्स का डिटर्मिनेशन करेगा, इंटरेस्ट भी जोड़ेगा और पेनाल्टी भी जोड़ देगा। ठीक है ना। अब यहाँ पेनाल्टी आ जाएगी। अच्छा, पेनाल्टी कितनी ऐड करेगा सर? पेनाल्टी ऐड करने के लिए कहता है 10% ऑफ द टैक्स, जो टैक्स डिटरमाइन किया गया है, चूंकि फ्रॉड का केस नहीं है तो 10% ऑफ द टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर। और अगर फ्रॉड का केस होता, वो तो हम लोग सेक्शन 74 में देखेंगे, तो 25% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर ड्यू फ्रॉम सच पर्सन एंड इश्यू एन ऑर्डर। ठीक है, हो गया। ये था आपका सेक्शन 73। नेक्स्ट सेशन में, चूंकि मैंने कहा ना कि हम आपको आज केवल सेक्शन 73 के बेसिक चीजों को बता रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि सेक्शन 73 प्रोविजंस में अब आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके सामने आएंगे तो सेक्शन 73 को फिर से पिक करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, क्योंकि आपको ये सब चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप काम करते हैं तो इस तरह की चीजें 2-4 होनी है। आपके हर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें क्लाइंट के साथ कुछ ना कुछ इस तरह का इश्यू आता है। तो आपके सामने अगर DRC 01A का फॉर्म सामने दिखता है तो आप समझ जाएं कि आपको कम्युनिकेशन किया गया है। इट इज नॉट अ शो कॉज नोटिस। ठीक, शो कॉज नोटिस किस में आती है? DRC 01 में आती है, 02, 03, इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या कब नोटिस जाती है, और उसको रिप्लाई भी उसी में ही करना पड़ता है। देखेंगे हम लोग कैसे करने। फिलहाल जो कुछ समअप करना चाहता हूं मैं दोबारा आपके सामने, वो समअप कर देता हूं। दिस प्रोविजन अप्लाइज, यहां मुझे लिखना था समअप के लिए, इन नटशेल, जो मैंने आपको पढ़ाया यहां से, नटशेल। द प्रोविजन अप्लाइज टू द फॉलोइंग केसेस व्हेन फॉर any reason other than fraud without any motive to evade tax, tax is unpaid or short paid, refund is wrongly made or ITC wrongly utilized. The proper officer will serve a show cause notice. They will be required to pay the amount tax along with the interest and penalty. ठीक है ना। तो 30 दिनों के अंदर अगर पे कर देता है तो पेनाल्टी नहीं लगेगी, 30 दिन के बाद करता है तो पेनाल्टी भी लगेगी। द प्रॉपर ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू इश्यू शो कॉज नोटिस 3 months बिफोर द टाइम लिमिट। कौन सा 3 महीना? वो आपको बताया ऑर्डर दिए जाने, फाइनल ऑर्डर के 3 महीने पहले हमको नोटिस, तो शो कॉज नोटिस इश्यू करना होता है। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द ऑर्डर ऑफ पेमेंट इज 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और रॉन्गली रिफंडेड अमाउंट। ठीक है ना। अब आपको जब एक पीरियड का नोटिस दे दिया गया है तो बाकी पीरियड में भी अगर असेसिंग प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपने कुछ वैसी गलती की है सेम टाइप की, तो आपके ऊपर एक स्टेटमेंट सर्व कर सकता है, न कि नोटिस इशू करेगा। आप वॉलंटरी टैक्स पेमेंट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया सेक्शन रूल 142(1)A के हिसाब से नोटिस इशू करने के पहले आपको DRC 01A में कम्युनिकेट किया जाता है इस मैटर को कि हम आपके ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी इस मामले में लगाने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे ऐसा कुछ हुआ है तो हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, आप पेमेंट कर दो। ठीक है ना। तो अगर ऐसा कर दिया जाता है तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 दिन अगर नोटिस के बाद करते हैं तो वहां पेनाल्टी 30 दिन के अंदर तक नहीं लगती, लेकिन उसके बाद पेनाल्टी लगने लगती है। ठीक है ना। बिफोर नोटिस नो पेनाल्टी, विद इन 30 days नो पेनाल्टी, आफ्टर 30 days 10% ऑफ द टैक्स डिटरमाइंड और 10,000 विच इज हायर। ठीक है ना। दैट्स इट। ये मैंने आपको शॉर्टकट में दोबारा बता दिया। अब मैं फिर नेक्स्ट सेशन में फिर यही चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सेक्शन 73 सर आगे बढ़ते ना, नहीं मैं कह रहा हूं ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, लाइफ इसी पर ही डिपेंड है आने वाला समय आपका। तो जब ये मैटर्स आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे, थोड़ा टाइम दें, जब आप ये मैटर्स क्लियर रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी किसी क्लाइंट के साथ अपने बिजनेस को रन करने में, आपको बहुत सहूलियत होगी। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चाहते हैं, बाय बाय, थैंक यू।